साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों आपको पता है मैं आपके लिए डेली यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए जो कि आपकी पुनः परीक्षा होने वाली है उसके लिए डेली जीके एंड जीएस के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आता हूं और उन प्रश्नों का विश्लेषण भी करता हूं साथियों। इसलिए आपके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। साथियों यह प्रश्न केवल यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है साथियों। और चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो साथियों, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा साथियों। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं साथियों। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न कह रहा है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया भी है साथियों। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक क्या होती है, सब श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। अब मुझको आप एक बात बताइए कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि के प्रकार सुनने के आधार पर कितने होते हैं, यानी कि ध्वनि के प्रकार सुनने के आधार पर कितने होते हैं। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे ध्वनि के प्रकार सुनने के आधार पर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं साथियों। एक होता है आपका क्या, श्रव्य, यानी कि एक होता है अवश्रव्य होता है, इसको इंग्लिश में इंफ्रासोनिक कहते हैं साथियों। और इसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के से कम होती है साथियों। जो अवश्रव्य होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। वहीं इसका दूसरा प्रकार होता है श्रव्य, जिसको ऑडिबल कहते हैं इंग्लिश में, और इसकी आवृत्ति साथियों 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। वहीं साथियों एक पराश्रव्य होती है, अल्ट्रासोनिक कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये 20 kHz यानी कि 20 किलोग्राम हर्ट्ज होती है साथियों। वहीं बात करते हैं अतिध्वनि की, इसको इंग्लिश में हाइपरसोनिक कहते हैं। इसलिए साथियों ध्वनि सुनने के आधार पर 4 प्रकार की होती है, हमेशा याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर बताइए। इसके विकल्प हैं साथियों, उपध्वनिक, उपराध्वनिक, ध्वनिक और इनमें से कोई नहीं साथियों। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। तो साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि ध्वनिक हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ध्वनिक हो जाएगा। अब साथियों मैं आपसे एक बात पूछूं, एक होता है सबसोनिक। सबसोनिक की कितनी स्पीड होती है साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे जो सबसोनिक होता है उसकी जो स्पीड होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड से कम होती है। अब मुझे ये बताइए कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की यानी कि स्पीड कितनी होती है। तो हमेशा याद रखेंगे ध्वनि की स्पीड 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वहीं बात करते साथियों मैंने सबसोनिक बताया आपको, यानी कि सबसोनिक की स्पीड कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड से कम होती है। वहीं एक आता है सुपरसोनिक। अगर मैं सुपरसोनिक की बात करूं तो सुपरसोनिक की जो स्पीड होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होती है साथियों। वहीं मैं बात करूं हाइपरसोनिक की तो हाइपरसोनिक की स्पीड 332 का 5 गुना होती है साथियों। जो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है इसकी 5 गुना होती है इसकी स्पीड, यानी कि इसकी होती है साथियों 1660 मीटर प्रति सेकंड होती है हाइपरसोनिक की। साथियों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इनको आप तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है साथियों कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है मुझको ये बताइए। कई परीक्षाओं में इस प्रश्न को बार बार पूछा गया है
यानी कि विकल्प ए है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, बी है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, सी है स्थिर तरंगों के रूप में और डी है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, यानी कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। साथियों, अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में क्या करती है, यात्रा करती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्या आयतन कम हो, क्षेत्रफल कम हो साथियों, क्षेत्रफल अधिक हो और आयतन अधिक हो। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यानी कि ये प्रतिध्वनि क्या होती है साथियों, जैसे कि कोई व्यक्ति आवाज़ लगाता है, यदि उसकी आवाज़ वापस लौट कर आती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं साथियों, यानी कि प्रतिध्वनि कहते हैं, इंग्लिश में इको कहते हैं इसको। तो इको की कितनी दूरी होती है साथियों, ये 16.6 मीटर होती है, लगभग 17 मीटर के समथिंग इसकी क्या होती है, दूरी होती है, यानी कि इतनी दूरी से ध्वनि वापस लौटकर आती है प्रतिध्वनि। अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों, अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल अधिक हो तो प्रतिध्वनि, परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो तो प्रतिध्वनि यानी कि इको उसकी क्या देती है, सुनाई देती है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीतल निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीतल के बारे में बात कर रहा है साथियों, यानी कि ब्रॉस इज एन एलो मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साथियों, यानी कि पीतल किससे बनी होती है, किसका मिश्रण होती है साथियों। तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर मुझको बताइए साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा साथियों। जो पीतल होती है वो तांबा और जस्ता का क्या होती है, मिश्रण होती है साथियों। कॉपर और जिंक का एक मिश्रण होती है। अब बात करूं साथियों, जो पीतल होती है उसमें तांबा कितना % होता है और आपका जस्ता कितना % होता है, तो हमेशा याद रखेंगे जो तांबा होता है वो 70 से 75% होता है और जिंक यानी कि जस्ता 30 से 25% होता है कॉपर के अंदर। अब साथियों मैं बात करता हूँ, जैसे कि बात करें इसमें, देखते हैं अगले प्रश्न को, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि टांका से बनी मिश्र धातु, यानी टांका किससे बनाया जाता है, टांका किससे बनाया जाता है साथियों, ये पूछ रहा है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो साथियों रांगा और तांबा, सीसा और जस्ता, सीसा और रांगा, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो साथियों इसको इंग्लिश में कहते हैं सोल्डर, यानी कि तांबा किससे बनता है साथियों। तो इसका सही उत्तर बताइए मुझको। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे जो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है साथियों जिससे टांका बनाया जाता है। तो साथियों आप मुझको बताइए टांका किस से बनता है। तो हमेशा याद रखेंगे साथियों टांका सोल्डर पीबी यानी कि पीबी से बनता है और साथियों एसएन से बनता है साथियों। अब बात करते हैं पीबी कितना होता है साथियों, यानी कि सीसा और टिन से बनता है। किससे, सीसा और टिन से बनता है। जो सीसा होता है लेड होता है साथियों, पीबी होता है वो 67% होता है, हमेशा याद रखेंगे। वहीं बात करते हैं साथियों टिन की, तो टिन 33% होता है। कितने होता है, 33% होता है। इस प्रश्न को हमेशा आप याद रखेंगे। अब साथियों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जो जर्मन सिल्वर होता है वो किस से मिलकर बनता है, तो हमेशा याद रखेंगे। बात करते हैं जर्मन सिल्वर की साथियों। कई बार इस प्रश्न को परीक्षाओं में पूछा गया है जर्मन सिल्वर को। तो जर्मन सिल्वर किससे बनता है मुझे बताइए। अगर मैं जर्मन सिल्वर की बात करूं साथियों, जर्मन सिल्वर की बात करें तो जर्मन सिल्वर Cu से बनता है और आपका जिंक से बनता है और आपका साथियों निकेल से बनता है, यानी कि कॉपर, जस्ता और साथियों निकेल। अब जो कॉपर कितना होता है साथियों, 55% इसमें कॉपर होता है, यानी कि जर्मन सिल्वर में 25% इसमें जिंक होता है साथियों, हमेशा याद रखेंगे। वहीं 3 पॉइंट से यानी कि 3 से 4% इसमें क्या होता है साथियों, निकेल होता है। ये बात हमेशा याद रखने लायक है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं साथियों, अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सीसा किसका मिश्रण है साथियों, अति महत्वपूर्ण। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों। यानी कि सीसा
किसका मिश्रण है? अभ्रक और क्वार्ट्ज का, कॉपर और टिन का, जस्ता और निकिल का साथियों, और रेत और लवण का। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर मैं सीसा की बात करूं तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। सीसा रेत और लवण का क्या है साथियों? मिश्रण है। अब मुझे ये बताइए, रेत यानी कि इसको कहते हैं SiO2, क्या SiO2 कहते हैं इसको। और साथियों जो नमक का मतलब होता है सॉल्ट, इससे मिलकर क्या बनता है? सीसा बनता है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य मानव रक्त है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सामान्य मानव है उसका रक्त कैसा होता है साथियों? उदासीन होता है, थोड़ा अम्लीय होता है, अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील होता है साथियों, और थोड़ा क्षारीय होता है। बताइए मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि थोड़ा क्षारीय होता है। सामान्य मानव का रक्त कितना कैसा होता है? थोड़ा क्षारीय होता है। अब साथियों मैं यहाँ से आपसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करता हूँ। जैसे कि मैं आपसे पूछूं साथियों, जो pH स्केल होता है इसका आविष्कार किसने किया था? pH स्केल का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो हमेशा याद रखेंगे इसका आविष्कार सोरेनसन ने किया था। किसने इसका आविष्कार? सोरेनसन ने किया था। कई बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है साथियों। वहीं बात करता हूँ, मुझे ये बताइए जो ब्लड होता है उसका pH मान कितना होता है ब्लड का? तो हमेशा याद रखेंगे साथियों उसका मान होता है 7.4 साथियों क्या होता है? ब्लड का pH होता है। वहीं मुझको ये बताइए जो ब्लड होता है उसका अध्ययन किस में किया जाता है साथियों? उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमेशा याद रखेंगे रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है साथियों। अब रक्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सुनिए साथियों। जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यानी कि रक्त कैसा होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। और जो रक्त होता है, मुझे ये बताइए मनुष्य यानी कि मेल में रक्त कितना होता है? यानी कि मेल में रक्त कितना होता है? तो हमेशा याद रखेंगे मेल में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। वहीं बात करूं कि फीमेल में ब्लड कितना होता है, फीमेल में रक्त कितना होता है, तो हमेशा याद रखेंगे फीमेल में मेल से कुछ कम होता है रक्त, यानी कि लगभग 5 लीटर होता है फीमेल में ब्लड। वहीं बात करता हूँ, मुझे ये बताइए कि मनुष्य के शरीर का कितना परसेंट मानव शरीर में रक्त होता है? यानी कि किसी व्यक्ति का जो वजन है उसका कितना परसेंट मानव की बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर रक्त होता है? तो हमेशा याद रखेंगे मानव के शरीर का 7% क्या होता है साथियों? रक्त होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों जो सभी। अब बताइए मुझको कि क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। यानी कि अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है साथियों कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक स्वस्थ व्यक्ति का यानी कि हेल्दी पर्सन का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है? इस प्रश्न को भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आप बताइए मुझको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें विकल्प दिए हैं 90, 60, 200, 110, 120, 80, 140, 60 साथियों। अगर साथियों मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 120, 80 होता है। यानी कि अधिकतम 120 और मिनिमम 80 होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब साथियों। अब मुझको ये बताइए साथियों, व्यक्ति का रक्तदाब किस चीज़ के द्वारा मापते हैं हम? इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है। यानी कि व्यक्ति के शरीर का रक्तदाब किस उपकरण के द्वारा मापते हैं? तो हमेशा याद रखेंगे साथियों उसको कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। रक्तदाब मापने वाले उपकरण का नाम क्या होता है? स्फिग्नोमेनोमीटर। वहीं बात मुझे एक बताइए कि जो मनुष्य होता है उसके रक्त का लाल रंग होता है। जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, उसका रंग लाल होता है। वो रक्त होता है उसका लाल रंग किस कारण से होता है? इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो हमेशा याद रखेंगे उसके रक्त का लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन होता है साथियों। क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। अब मुझे ये बताइए जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम क्या होता है? यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर उसका काम का क्या होता है हीमोग्लोबिन का? तो हमेशा
हमेशा याद रखेंगे जो हीमोग्लोबिन होता है वो शरीर में गैसों के आदान प्रदान को करता है साथियों। यानी कि शरीर में गैसों के आदान प्रदान में कौन भूमिका निभाता है? हीमोग्लोबिन निभाता है साथियों। वहीं क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो मनुष्य के शरीर के अंदर जो आयरन और प्रोटीन होता है उसका क्या करता है? नियंत्रण करता है, उस पर कंट्रोल करता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों सभी। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न कह रहा है साथियों के निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? इस प्रश्न को भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें विकल्प हैं पल्मोनरी सिरा, अल्वेओली सिरा और पल्मोनरी धमनी और महाधमनी। यानी कि इनमें से कौन सा जो ऐसा भाग है जिसमें अशुद्ध रक्त का संचार होता है? तो अगर साथियों में इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। यानी कि पल्मोनरी धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त का संचार होता है। इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है। अब साथियों मैं आपसे बात करता हूं कई महत्वपूर्ण बातों की, मुद्दों की। जैसे कि इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, जो धमनी होती है उसमें कैसा रंग प्रवाहित होता है? तो साथियों हमेशा याद रखेंगे जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो मुझको एक बात बताइए, यानी कि धमनी में तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन ऐसी कौन सी धमनी है अपवाद के रूप में उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? तो हमेशा याद रखेंगे एक पल्मोनरी नाम की धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और उसको हिंदी में पल्मोनरी धमनी को फुफ्फुस के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब क्या है? यानी कि शुद्ध रक्त तो धमनी में प्रवाहित होता है, लेकिन अपवाद के रूप में एक धमनी ऐसी भी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। उस धमनी का नाम पल्मोनरी धमनी होता है और हिंदी में उसका नाम फुफ्फुस होता है साथियों। वहीं बात करते हैं साथियों सिरा की। अब देखिए सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन एक अपवाद के रूप में पल्मोनरी सिरा होती है। अपवाद के रूप में पल्मोनरी सिरा होती है, उसमें शुद्ध रक्त क्या होता है? प्रवाहित होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है साथियों मैंने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की और उनका साथ में विश्लेषण भी किया। साथियों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई और इन प्रश्नों से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आती हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं साथियों मैं आपके लिए जितने भी प्रश्न लेके आ रहा हूं वो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लेंगे और साथ में इनके विश्लेषण को भी तैयार कर लेंगे तो आपको आपकी परीक्षा में यहीं से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल सकते हैं साथियों। इसलिए आप वीडियो को डेली देखें और प्रश्नों को तैयार करें और लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें साथियों। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें साथियों। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ में, बेहतरीन कंटेंट के साथ में, बेहतरीन विश्लेषण के साथ में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय